हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद आज फिर आप सभी फ्रेंड्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ आज का जो मेरा लेक्चर है, इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन। ये जो सिलेक्शन टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सिलेक्शन टॉपिक में से एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे इसका प्रोसेस हो गया या इसका जो कंसेप्ट हो गया, यहाँ से कई मरतबा एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। वो एग्ज़ाम चाहे आप यूजीसी नेट कॉमर्स के एग्ज़ाम दे रहे हो या यूपीएचएससी कॉमर्स के एग्ज़ाम दे रहे हो या आप पीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम दे रहे हो, इन तीनों एग्ज़ामों के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिलेक्शन की देखिए बात करें तो जो सिलेक्शन का बेसिकली डेफिनीशन है, इसकी जो परिभाषा है वो एक देखिए प्रोफेसर की परिभाषा आपको बता रहे हैं यहाँ पे। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम द कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम आउटसाइड। यानी सिलेक्शन का मतलब क्या है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना या बाहर से किसी मोस्ट सुइटेबल पर्सन को सिलेक्ट करना किसी पोजीशन के लिए। फॉर करंट पोजीशन का मतलब किसी भी वैकेंसी या किसी भी पोजीशन के लिए, उसे बोलते हैं सिलेक्शन। मोटे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि बेस्ट एंड मोस्ट सुइटेबल पर्सन को करंट पोजीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। वो करंट पोजीशन आपकी क्या हो सकती है, वो हो सकती है आपकी विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी सिलेक्शन हो सकता है और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। सो सिलेक्शन के बारे में कई और प्रोफेसर्स ने भी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन से संबंधित क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं और विषय पे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन के बारे में कहा गया है कि सिलेक्शन इज द मेथोलॉजी टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इफ द इंडिविजुअल शुड बी एम्प्लॉयड। यानी सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी मेथोलॉजी है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा कंपनी में जॉब ऑफर करने के लिए अब कैपेबल है या नहीं है, मतलब सक्षम है या नहीं है, और उसके हिसाब से उसे हम जॉब ऑफर करते हैं। और जो सक्षम नहीं होते उन्हें जॉब ऑफर नहीं की जाती। तो दैट इज सिलेक्शन। एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर और बनता है कि सिलेक्शन पॉजिटिव प्रोसेस है या नेगेटिव प्रोसेस है। तो सिलेक्शन भाई नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और बेस्ट कैंडिडेट को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो ये क्या नेगेटिव प्रोसेस है। और जो रिक्रूटमेंट था वो पॉजिटिव प्रोसेस था, क्योंकि वहाँ पे हम लोग एप्लीकेंट के पूल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हम लोग स्टेप्स पे आ जाते हैं। सिलेक्शन के कुछ स्टेप्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। अगर थोड़ा सा इसकी बेसिकली कह सकते हैं इसके ओवरव्यू को समझें, इसके स्टेप्स के ओवरव्यू को समझें, तो स्टेप्स में कहा गया है कि ये जो स्टार्ट होता है वो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू से स्टार्ट होता है और जो जॉब ऑफर है वहाँ पे जाके इसका प्रोसेस ख़त्म होता है। लेकिन जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन के अंदर बहुत सारे टेस्ट की मतलब बहुत सारे सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़ होते हैं, रेफरेंस चेकिंग होती है, बैकग्राउंड चेकिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, देन जाके फाइनली सिलेक्शन होता है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस पूरे प्रोसेस में जितने स्टेप बताए गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टेप सारी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती हों। डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के ऊपर, उसकी मतलब कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करती हैं। कुछ स्टेप्स को स्किप भी किया जा सकता है, कुछ स्टेप्स को फॉलो भी किया जा सकता है। कुछ जनरल जो मतलब स्टेप्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, उनको आपको समझना है। अब स्किप करना और ये क्या करना, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे। तो इसका जो पहला स्टेप है, आपका पहला स्टेप है इनिशियल स्क्रीनिंग। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो एप्लीकेशंस आते हैं उन एप्लीकेशंस में से हम सबसे पहले स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब उनकी छटनी करते हैं। तो कुछ तो ऐसे आपके पास मतलब एप्लीकेशंस आते हैं जिनको हमें डायरेक्टली निकालना होता है। तो इनके स्टेप को हम डिटेल में देखेंगे। सिर्फ यहाँ पर एक बार इनको क्या करें, इस पूरे चार्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल स्क्रीनिंग होगी, फिर उसके बाद होगा कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, फिर एक एम्प्लॉयमेंट टेस्ट करवाएंगे, फिर जॉब रिलेटेड इंटरव्यू होगा, फिर एक कंडीशनल जॉब ऑफर की जाएगी। कंडीशनल का मतलब है एक कंडीशन पे जॉब ऑफर की जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर परमानेंट जॉब ऑफर। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको इस सिलेक्शन प्रोसेस में कंसिडर किया गया है। अभी एक एक स्टेप को हम लोग डिटेल में यहाँ पे आगे देखेंगे। तो देखिए जो पहला स्टेप आपको बताया गया था, एक बार यहाँ पे आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर इनकी ज़रूरत आपको लगती है तो। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेप पे डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे।
तो जो पहला स्टेप आपका है वो है इनिशियल स्क्रीनिंग। इनिशियल स्क्रीनिंग क्या बताता? द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफन बिगिनस विद द इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट टू रिमूव इंडिविजुअल। कुछ ऐसे एम्प्लॉइज़ होते हैं या कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कैपेबल, जो कह सकते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी एलिजिबिलिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ एप्लीकेशंस या कुछ कैंडिडेट प्रॉपर नहीं होते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, हम स्क्रीन कर देते हैं। ये या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ कमी आ रही, या जो हमने डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे थे वो उन्होंने कुछ कम दिए, या कुछ और चीज़ें जो हमारे हिसाब से कम है, उसके हिसाब से उनको हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। सो एट दिस स्टेज फ्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड। कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस इसमें हो जाते हैं आपके इनिशियल स्क्रीनिंग पे, जैसे कि वो कैंडिडेट जो है जिसने अप्लाई किया है वो अनक्वालिफाइड है, आपकी जो एडवर्टीज पोजीशन है, आपने एडवर्टीजमेंट में कहा था कि भाई आपको यहाँ पे एमकॉम होना चाहिए, लेकिन बंदा एमकॉम नहीं है या परसुइंग है, तो उसमें क्या हो गया, बंदा ऑटोमेटिकली जो है वो बाहर हो गया। इसका पर्पज़ क्या होता है? डिक्रीज द नंबर ऑफ अप्लीकेंट। यानी हम लोग इस इनिशियल स्क्रीनिंग से क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ अप्लीकेंट हैं उनको कम करने की कोशिश करते हैं, उनके नंबर को डिक्रीज़ करने का प्रयास करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इसके सोर्सेज क्या होते हैं, सोर्सेज क्या हैं, कैसे कैसे इनको हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके रिज्यूम को चेक करते हैं, और रिज्यूम को चेक करने के साथ साथ जो हमारी रिक्वायरमेंट है उनको देखते हैं, और उसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेशन हिस्ट्री के आधार पर हम बाहर कर सकते हैं, इवैल्यूएशन के आधार पर बाहर कर सकते हैं, जॉब परफॉर्मेंस के आधार पे उन्हें बाहर कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप हैं जो कि बेसिकली होते हैं जिनके स्टार्टिंग मतलब स्क्रीनिंग के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेज देखें, इसका एडवांटेज क्या है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस को नहीं मेट कर पा रहे हैं उन्हें हमने क्या किया, पहले स्टेप से ही बाहर कर दिया। उससे क्या होगा कि कंपनी जो भी सिलेक्शन करने वाली जो पूरी टीम है उसका जो बर्डन है थोड़ा सा कम हो गया। मान लो 1000 लोग थे जिसमें से 200 लोग निकल गए, तो अब जो जिम्मेदारी आपकी है वो सिर्फ 800 लोगों की है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये बेटर स्टेज हो सकती है। नेक्स्ट अगर देखें तो कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करवाते हैं। एप्लीकेशन ब्लैंक इज़ अ फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल एप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सारे जो भी एप्लीकेंट हैं उन सभी को एक ब्लैंक फॉर्म दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि सारे लोग उस ब्लैंक फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। और द नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैविंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज कंप्लीशन इन एप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉइज। हम लोग सब जितने भी एम्प्लॉइज हमारे पास अभी तक आए हैं सबसे हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन फिल करवाते हैं, और फिल करवाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस को आगे कैरी ऑन करते हैं। अब जो एप्लीकेशन फिल कराया जाता है उसमें कई इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे कि इसका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, टेलीफोन नंबर हो गया, इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन जैसे जॉब परफॉर्मेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगी आपकी, ठीक है, लाइफ स्किल अकम्पलिशमेंट, ये सारी चीज़ें रहती हैं। यानी जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके पर्सनल बिहेवियर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फिल करनी रहती है। तीसरा जो अहम स्टेप है वो आपका है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के अंदर क्या होता है कि हम लोग जो जॉब करवाने वाले हैं, जो हमारा काम है, उस काम से संबंधित कुछ बेसिकली एबिलिटीज़ को हम चेक करते हैं। जैसे उसकी मेंटल एबिलिटीज़ को देखते हैं, नॉलेज चेक करते हैं, फिजिकल एबिलिटीज़ को देखते हैं, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, टेम्परामेंट, इन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के माध्यम से चेक करने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जो होता है वो बेसिकली कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता लगाता है। यानी कि जो जिन एप्लीकेंट आपके पास अप्लाई किया है जॉब के लिए, वो कितना कैपेबल हैं, कितना कैपेबल नहीं है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता चलती है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट से। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों टाइप की जो कंपनीज़ हैं, दोनों टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो दोनों इनका इस्तेमाल करती हैं। और सबसे अहम चीज़ क्या है कि इस टेस्ट को प्रिपेयर करना भी अपने आप में एक बड़ी आर्ट है, क्योंकि कोई भी टेस्ट उठा के हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में नहीं दे सकते। हम एक प्रॉपर टेस्ट, एक बहुत सिस्टमेटिक टेस्ट ही उनके सामने रखते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या होगा कि सिलेक्शन जो होगा रिलायबल एंड एक्यूरेट हो जाएगा, क्योंकि जो सिलेक्शन आप करेंगे कैंडिडेट का वो एक बहुत एक्यूरेट कैंडिडेट का करेंगे। क्योंकि अगर परफॉर्म में उसने क्या किया है कि सपोज दैट एम्प्लॉयमेंट टेस्ट को अगर क्वालिफाई कर लिया, दैट मीन्स कि वो बंदा जो है कैपेबल है उस काम को करने के लिए। So all selection procedure identify the essential functions of each job and determine the skill needed to perform। यानी कि अब आपने जो जो चीज़ें ज़रूरी थी जॉब करने के लिए वो सारी चीज़ें आपने टेस्ट में डाली थी और सारी चीज़ें उस बंदे ने क्वालिफाई कर दी। दैट मीन्स कि बंदा कैपेबल है और उस बंदे को जॉब ऑफर होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद का जो स्टेप है वो है आपका जॉब इंटरव्यू।
सिलेक्शन टेस्ट के बाद हम क्या करेंगे, जॉब इंटरव्यू लेंगे। जॉब इंटरव्यू में जो चीज़ें होती हैं आपकी, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी उसी से रिलेटेड होती है जो जॉब बंदा करने आया है, यानी जॉब से संबंधित इन्फॉर्मेशन होगी। कुछ चीज़ें पर्सनली भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो होती है आपकी वो जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्कस की जाती हैं। तो ये जॉब इंटरव्यू। अब जॉब इंटरव्यू के अंदर कुछ पार्ट्स आते हैं, क्योंकि जॉब इंटरव्यू भी आपका एक कॉमन इंटरव्यू जैसा नहीं होता, उसके अंदर भी कई चीज़ें रखी जाती हैं। जॉब इंटरव्यू की बाकायदा एक प्लानिंग होती है। प्लानिंग होती मतलब क्या है, उसकी एक पार्टिकुलर लोकेशन होनी चाहिए। जॉब इंटरव्यू किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, उसका क्या सिस्टम हो, उसमें हम किन किन चीज़ों पर हमें फोकस करना है, उसकी पर्सनालिटी देखनी है और इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जॉब इंटरव्यू लेने वाला बंदा भी बहुत ही सही होना चाहिए, उसकी प्लीजेंट पर्सनालिटी हो, एम्पैथेटिक बंदा हो, उसकी दूसरों की बात को सुनता हो और बेहतर कम्युनिकेशन स्किल हो। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ये जॉब प्लानिंग का इंटरव्यू प्लानिंग का पार्ट हो गया। यानी इंटरव्यू हम लोग किसी से नहीं करवा लेते हैं, इंटरव्यू में प्लान किया गया क्या क्या पूछना है और कौन बंदा करेगा, उसके बारे में भी सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका है, ही और सी शुड बिकम फैमिलियर विद द एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन। यानी जो भी इंटरव्यूअर होगा वो एप्लीकेंट की क्वालिफिकेशन से संबंधित अवेयर हो, उसे ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है उसके संबंध में जानकारी हो, जॉब डिस्क्रिप्शन को बाकायदा जानता हो, जॉब प्रोफाइल को बाकायदा समझता हो। ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसके अंदर, इंटरव्यूअर के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे कंटेंट की बात करेंगे। तो जो कंटेंट है आपका वो किस तरीके का होना चाहिए, बेसिकली जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, सॉरी जॉब इंटरव्यू, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए। एक तो ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस हम लोग उसके अंदर देखेंगे इंटरव्यू में। ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस की बात करेंगे, दैट मीन्स कि उसकी क्या स्किल हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं, काम करने का उसका क्या तरीका है, वो अलग अलग सिचुएशंस पे काम कर पाएगा नहीं, इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अचीवमेंट टेस्ट करेंगे, एकेडमिक रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, उसने क्या क्या क्वालिफिकेशन गेन करी है, कहाँ कहाँ पे काम किया है, इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी। इंटरपर्सनल स्किल्स, कुछ स्किल्स होती हैं जैसे बेसिकली कि उसका बिहेवियर कैसा है, अलग अलग सिचुएशंस पे वो किस तरीके से काम करेगा, इसके बारे में बात करनी है आपको। नेक्स्ट आपका पर्सनल, कुछ उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं। पर्सनल क्वालिटीज़ में हम बात करें जैसे उसका अपीयरेंस कैसा है, स्किल, स्पीकिंग एबिलिटी क्या है, वोकैब वगैरह कैसी उसकी है, उसे इंग्लिश आती या नहीं आती, बायलैंग्वेज कितना बेटर है, ये सब चीज़ों पे बातचीत की जाएगी। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन फिट, यानी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो बंदा फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। भाई ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है उस नीड के अकॉर्डिंग वो बंदा है या नहीं है। तो अगर नीड के अकॉर्डिंग है तो हमें नीड के अकॉर्डिंग ही बंदा चाहिए, उसी बंदे को हम लोग ऑफर करते हैं। खैर वापस देखिए, अब जो नेक्स्ट स्टेप आपका है वो स्टेप 5 है आपका, कंडीशनल जॉब ऑफर। तो कंडीशनल जॉब ऑफर क्या होता है इसको आप समझिए। कैंडिडेट जॉब ऑफर मीन्स, कंडीशनल जॉब ऑफर मीन्स टेंटेटिव जॉब ऑफर दैट बिकम्स परमानेंट कैंडिडेट आफ्टर सर्टेन का। यानी इस पोजीशन तक बंदा कंडीशनल जॉब ऑफर पे पहुंच गया, इसे कुछ शर्तों पर जॉब मिल सकती है, अगर कुछ और बातें ये जस्टिफाई कर दे, कुछ और कंडीशन को जस्टिफाई कर दे, तो ये बंदा को क्या है, एक परमानेंट जॉब मिल सकती है। ये बंदा उस पोजीशन तक पहुंच गया। That means कि the conditional job offer implies that everything check out such as passing in certain medical, physical, substance abuse test and conditional nature, देन वो बंदा क्या होगा, परमानेंट हो जाएगा। अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं जैसे फिजिकल टेस्ट होना है उसका, इसके अलावा उसके कुछ और टेस्ट होने हैं, उसके बाद क्या होगा, बंदा परमानेंट एम्प्लॉय के लिए ऑफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट उसका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि उसके बैकग्राउंड के बारे में हम कुछ पता करते हैं, जैसे रेफरेंस चेक वगैरह पता करते हैं, उसने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो कितनी एक्यूरेट है या कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उसकी ठीक है, उसने जो एक्सपीरियंस हमें दिखाया हुआ उसके बारे में पता करना। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके पुराने एम्प्लॉयर को फ़ोन करके उससे रेफरेंस चेक लेंगे। उसने जो एजुकेशन जो सर्टिफिकेट्स हमें दिखाए हैं उनके बारे में पता करना, उसका वहाँ का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उसकी हिस्ट्री पता करना कि बंदा व्यवहार में किस तरीके का है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता करनी, ये बेसिकली इसका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन हो गया। कुछ सोर्सेस हैं यहाँ पे हमने दिए हुए हैं कि हम लोग किसी बंदे की जो बैकग्राउंड है उसका वो कैसे पता करते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, हम लोग क्या करना होता है, उसकी रेफरेंस चेकिंग को बाकायदा चेक करते हैं। कैंडिडेट के जो वर्क रिकॉर्ड हैं वो हम उस पर देखते हैं कि उसका जो पुराना वर्क रिकॉर्ड है वो कैसा किस तरीके का है। एजुकेशनल जो उसके पास क्वालिफिकेशंस है उसके लिए हम कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में फ़ोन कर सकते हैं। उसका लीगल स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसका क्रेडिट रेफरेंस देख सकते हैं, थर्ड पार्टी से उसका हम क्रिमिनल रिकॉर्ड पता लगवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसका जो भी ऑनलाइन रेफरेंसेस हैं जैसे कि कुछ गूगल वगैरह सर्च करके उसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ आजकल मिल जाया करती हैं। तो ये कुछ बेसिक मेथड्स हैं जो हम लोग यूज़ करके रेफरेंस चेक करते हैं।
अब हम बात करेंगे मेडिकल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन की। तो आज की डेट में देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है बेसिकली परमानेंट जॉब ऑफर से पहले, हालांकि ये हर जॉब में नहीं है, बट कुछ ऐसी जॉब है जहाँ पे रहता है। तो मेडिकल में हम क्या करते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं मेडिकली, जैसे कि आप आर्मी में है, पुलिस में है, तो कुछ रिक्वायरमेंट हैं, अगर उन रिक्वायरमेंट को पर्सन फुलफिल करता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे आगे पास आउट कर देते हैं। मुझे लग रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह तो मोस्ट ऑफ द जॉब के अंदर लगता है, तो वो पार्ट बेसिकली मेडिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो जॉब ऑफर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एम्प्लॉई अगर वो सारी कंडीशन फुलफिल कर देता है तो फाइनली हम क्या करते हैं, उस बंदे को लास्ट स्टेज में जॉब ऑफर कर देते हैं और यहीं से बंदा वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक परमानेंट एम्प्लॉई बन जाता है। तो ये बेसिकली 8 स्टेप प्रोसेस था। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग इसके स्टेप हो सकते हैं, 8 से 6 भी हो सकते हैं और 8 से 9 भी हो सकते हैं। तो फिलहाल वो अलग अलग डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। कुछ इसमें देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर मतलब सिलेक्शन बहुत बेटर करना है तो सिलेक्शन बेटर कैसे हो सकता है। तो सिलेक्शन को बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ कंसिडर किए गए हैं। अब चूँकि जो नेट वगैरह के एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ामों के अंदर क्या होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो नहीं आएंगी, कुछ और चीज़ें घुमा के आ जाएंगी। तो उसके लिए क्या है, कंसेप्ट की गहराइयों की समझ होनी चाहिए, तब जाके क्वेश्चन जो आपका असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं वो तभी जाके सही होते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स मैंने एडिशनल डाल रखे हैं यहाँ पे, तो उनको आप देखिएगा और मुझे लग रहा है इससे काफ़ी हद तक बेनिफिट होगा अगर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे वेज ऑफ मेकिंग एन इफेक्टिव एम्प्लॉय सिलेक्शन, यानी कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाए जिससे एम्प्लॉय का सिलेक्शन बहुत इफेक्टिवली होगा। तो पहला जो पार्ट दिया गया है वो है डिटरमाइनिंग द क्राइटेरिया अ कैंडिडेट मस्ट मीट, यानी हमें सिलेक्शन की कुछ क्राइटेरियाज बनानी है और उन सिलेक्शन की क्राइटेरिया अगर वो बंदा मेट करता है तभी हमें क्या करना है, उसे अपॉइंट करना है, अदरवाइज अपॉइंट नहीं करना है। जैसे कि स्किल्स को लेकर कुछ क्राइटेरिया हो, एक्सपीरियंस को लेकर हो, करेक्टर्स को लेकर हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, वर्क एक्सपीरियंस हो, टेक्निकल स्किल हो, कॉम्पिटेंसीज हो, मतलब कुछ क्राइटेरिया हमने पहले से डिसाइड कर रखे हैं और अगर एक बंदा उन क्राइटेरिया पे खरा उतरता है तो सिलेक्शन होना है, अदरवाइज उसे हमने बाहर कर देना है। तो ये तरीका इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है हायरिंग विद प्रॉपर टेस्टिंग, यानी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, उनकी स्किल्स को चेक करने के लिए हमें प्रॉपर टेस्ट करवाने हैं। वो आपके जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट हैं वो अलग अलग तरीके के टेस्ट होना चाहिए ताकि वो जॉब बेस्ड हो, जॉब से संबंधित इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली कलेक्ट हो सके। नेक्स्ट अगर आप देखें अंडरस्टैंडिंग अनएम्प्लॉयड, यानी आपको ये भी देखना है कि बंदा एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ अनएम्प्लॉयड लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एंट्री करते हैं तो वो बहुत तन मन धन लगा के काम करते हैं और उससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। तो इस बात पे ध्यान रखना, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जॉब को सीरियसली नहीं लेते हैं और हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करना है जो बंदा जॉब को लेकर सीरियस हो। नेक्स्ट है पुअर और नॉन रेफरेंस चेकिंग। पुअर एंड नॉन रेफरेंस चेकिंग का मतलब है कि हमें रेफरेंस चेकिंग भी करनी है, जो उसने हमें डेटा दिया, इन्फॉर्मेशन दी, वो प्रॉपर सही है नहीं सही है, उसकी जो स्किल्स बताई हैं हमें उन स्किल्स का हमें क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना है कि वो सही है नहीं सही है, उसका वेरिफिकेशन करना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें अवॉइड हायरिंग ऑन डिस्प्रेशन। डिस्प्रेशन का बेसिकली यहाँ पर मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी हायरिंग होती हैं जो बहुत ही जल्दबाजी में हो जाती हैं। तो कभी भी कोई ऐसा आपको ऐसा रिक्रूटमेंट नहीं करना है जो जल्दबाजी में हुआ हो और उस पर ज़्यादा ध्यान ना दिया गया हो। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसा कोई भी रिक्रूटमेंट ना हो, कोई भी ऐसा सिलेक्शन ना हो जो कि जल्दबाजी में हो, जिसमें आपने अपने सीनियर के साथ डिस्कशन नहीं किया, आपने उनकी सिचुएशंस को समझा नहीं, तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। नेक्स्ट है आपका केयरफुल इवेलुएटिंग कैंडिडेट रिकमेंडेशन बाय एम्प्लॉइज़ एंड एसोसिएट्स, यानी जो रिकमेंडेशंस वगैरह हैं, कभी कभी क्या होता है कि रिकमेंड कर देते हैं तो हम लोग उन पर्सन को डायरेक्टली तुरंत ही मतलब अप्रोच कर लेते हैं। तो रिकमेंडेशन होने के बावजूद भी हमें क्रॉस चेक करना है कि हो सकता है रिकमेंड करने वाले बंदा भी उसको बेटर तरीके से ना जानता हो और कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई हो। तो रिकमेंडेशन को भी हमें बारीकी से समझना है, उसके बाद ही सिलेक्शन करना है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी बेसिकली सिलेक्शन कंसेप्ट से संबंधित। और ये उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा जो लेक्चर रहा है आपके लिए सिलेक्शन से रिलेटेड वो काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और इससे संबंधित अगर कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं और उसका आंसर आपको जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। आपने इस लेक्चर से मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।